दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुरों की मल्लिका आशा भोसले की जिंदगी जितनी मधुर थी उतनी ही कड़वी भी। पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में ऐसा दर्द छुपा था जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे उनकी संघर्ष भरी शुरुआत से लेकर आर.डी. बर्मन की मौत के बाद उनके टूटने, उनके पागल होने तक की पूरी कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर कर हमारा हौसला बढ़ाएं। 8 सितंबर 1933 सांगली, महाराष्ट्र। आशा भोसले का जन्म एक सामान्य मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थिएटर आर्टिस्ट और गायक थे। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी आशा और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर पर आ गई। जीवन यापन के लिए दोनों बहनों ने गाना शुरू किया। महज 16 साल की उम्र में आशा भोसले ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गणपत राव भोसले से शादी की, लेकिन ये शादी उनके लिए अभिशाप बन गई। गणपत राव का रवैया बेहद कठोर था और आशा जी को मानसिक और शारीरिक शोषण झेलना पड़ा। 3 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने का साहस जुटाया और अकेले संघर्ष करने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में उन्हें सिर्फ वो गाने मिलते थे जिन्हें दूसरी गायिकाएं ठुकरा देती थी, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई जब ओ.पी. नैयर ने उन्हें सी.आई.डी. 1956 में ब्रेक दिया। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने उन्हें बॉलीवुड की पहली पंक्ति की गायकों में शामिल कर दिया। ओ.पी. नैयर के साथ उनकी जोड़ी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए, लेकिन उनकी प्रोफेशनल केमिस्ट्री के चलते उनके रिश्ते पर कई विवाद भी हुए। हालांकि उनकी जोड़ी टूटने के बाद भी आशा भोसले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले के करियर को एक नई ऊंचाई दी। दम और दम, पिया तू अब तो आजा और चुरा लिया है जैसे गानों ने उन्हें नई पहचान दी। 1979 में उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की। आर.डी. बर्मन उनके जीवन साथी ही नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। उनके साथ रहते हुए आशा जी ने संगीत की दुनिया में कई अनमोल रत्न दिए। 1994 में आर.डी. बर्मन का हार्ट अटैक से निधन हो गया। यह आशा भोसले के जीवन का सबसे कठिन और बुरा दौर था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आर.डी. बर्मन की मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कई दिनों तक ठीक से खा पी भी नहीं सकी। कहा जाता है कि वो घर में अकेले बैठकर खुद से बातें किया करती थी, जैसे वो आर.डी. बर्मन से बात कर रही हूँ। ये दर्द और अकेलापन उन्हें अंदर से खा रहा था और इसी वजह से कई साल तक ये अफवाह भी उड़ी कि आशा भोसले आर.डी. बर्मन की मौत के बाद उनके सदमे में पागल हो गई हैं। लेकिन अपनी ताकत और संगीत के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने खुद को संभाला और फिर से खड़ी हुई। आशा भोसले की आवाज ने हर पीढ़ी को छुआ है। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने गाए। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के पास साहस और हुनर है तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आशा भोसले की अनसुनी कहानी। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष और सफलता साथ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिसे लोग बॉलीवुड का भगवान मानते हैं, लेकिन क्या ये भगवान सच में सबकी भलाई का सोचते हैं या सिर्फ खुद की? जी हाँ, बात हो रही है अमिताभ बच्चन की। हाल ही में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने इनके बारे में कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो इनकी चमकती हुई छवि के पीछे छिपे काले साए को दिखाते हैं। मौसमी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा, अमिताभ बच्चन शानदार अभिनेता हैं, लेकिन स्टारडम का चस्का लगते ही वो बदल गए। सोचिए, जो इंसान एक वक्त पर हर किसी से दरवाजे पर काम मांगने के लिए खड़ा रहता था, वही स्टार बनते ही खुद को ताजमहल समझने लगा। मौसमी ने बताया कि जब अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ सेट पर घूमते थे, लोगों से काम मांगते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सुपरस्टार का तमगा मिला, उन्होंने सबको अलविदा कह दिया। पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और नए कलाकारों की मदद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मौसमी का कहना है कि अमिताभ सेट पर किसी से बात तक नहीं करते थे, न कोई हंसी मजाक, न कोई हलचल। ऐसा लगता था जैसे सेट पर कोई राजा महाराजा पधार गए हों। और लंच भाई साहब अपने हेयर ड्रेसर के साथ चुपचाप अपने कमरे में करते थे। यूनिट के लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन अमिताभ के पास समय ही कहाँ था। अब जरा सोचिए, जो इंसान सेट पर यूनिट के लोगों से बात करना तक अपनी शान के खिलाफ समझता हो, वो भला दूसरों की मदद क्या ही करेगा। और हाँ,
एक और दिलचस्प बात, मौसमी ने बताया कि अमिताभ के भाई अजिताभ उनके लिए गाड़ियां अरेंज करते थे ताकि सुपरस्टार साहब आराम से घर जा सकें। अरे भाई, इतने बड़े स्टार होकर भी खुद गाड़ी बुलाने की जहमत नहीं उठा सकते, भाई को ही चौकीदार बना दिया। मौसमी ने आगे कहा कि जब अमिताभ स्ट्रगल कर रहे थे तब हर किसी से मदद मांगते थे, लेकिन जैसे ही स्टार बने सबको भूल गए, पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया और इंडस्ट्री के नए टैलेंट की मदद करना तो उनके लिए जैसे गुनाह हो गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या अमिताभ बच्चन सच में महानायक हैं या फिर ये सिर्फ चमक दमक से ढकी हुई एक स्वार्थी शख्सियत है। मौसमी चटर्जी का बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्टारडम पाने के लिए इंसान को अपने पुराने रिश्ते और इंसानियत को कुर्बान करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अमिताभ बच्चन हमेशा इन आरोपों पर चुप क्यों रहते हैं। क्या ये चुप्पी उनकी सहमति है या फिर वो जानते हैं कि सच्चाई सामने आ गई तो उनकी महानायक वाली इमेज ध्वस्त हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, अमिताभ बच्चन सच में इतने महान हैं जितना वो दिखाते हैं या फिर ये सब बस एक फिल्मी स्क्रीन की तरह दिखावा है। कमेंट करके आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो ऐसा लगता है जैसे गौरी खान ने बॉलीवुड में एक नया नियम सेट कर दिया है, अगर आप मेरे सर्कल में हैं तो आपको मुझसे ही घर डिजाइन कराना पड़ेगा। अब चाहे डिजाइन अच्छा हो या डिजास्टर, गौरी के गुड बुक्स में रहना तो जरूरी है। तो चलिए आज इस पूरे गौरी खान डिजाइन्स के ड्रामे को एक्सपोज करते हैं। गौरी खान जो शाहरुख खान की पत्नी है, 2010 से पहले तक डिजाइनिंग के फील्ड में कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन जब मन्नत का रिनोवेशन हुआ तब उनको एहसास हुआ कि ये उनका पैशन है और बस 40 की उम्र में उन्होंने खुद को इंटीरियर डिजाइनर का टैग दे दिया। 2013 में गौरी खान डिजाइन्स लॉन्च किया और देखते ही देखते उनका नाम बॉलीवुड में छा गया। लेकिन असली काम कौन करता है? उनकी टीम। गौरी सिर्फ शोपीस बनकर चीजों को ग्लैमराइज करती हैं। अब आते हैं गौरी के फेमस डिजाइन्स पर। कैटरीना कैफ का टेरेस जो गौरी ने लिविंग रूम में बदल दिया। टेरेस पर कारपेट, सोफे और कुशन, बारिश हो या धूप, सबका सत्यानाश। कैटरीना के एक्सप्रेशन साफ कह रहे थे, इसके लिए इतना पैसा। जैकलिन फर्नांडिस का बेडरूम भी ऐसा ही एक डिजास्टर साबित हुआ। नया टीवी, नया कारपेट, बस थोड़ा फर्नीचर बदल दिया और रूम को क्लमजी बना दिया। जैकलिन की शक्ल देख के लग रहा था मेरा पैसा और बेडरूम दोनों बर्बाद कर दिया। गौरी के स्टोर से आप अगर एक सोफा खरीदना चाहें तो तैयार रहें 7.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए। और साइड लैम्प भाई वो 85,000 रुपए का मिलेगा। और ये फर्नीचर गौरी की टीम डिजाइन नहीं करती बल्कि रेडीमेड पीस लेकर तिगुने दाम में बेचती है। और वेबसाइट का हाल 404 एरर से भरी हुई। एक लग्जरी ब्रांड को ऐसी सर्विसेज शोभा नहीं देती। अनन्या पांडे जिनका करियर अभी स्टेबल भी नहीं है, उन्होंने भी गौरी को ही चुना। क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अगर वो किसी और डिजाइनर को हायर करती तो बॉलीवुड का अनसेट रूल टूट जाता। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज गौरी से डरते हैं क्योंकि उनका नाम जुड़े बिना शायद बॉलीवुड के एलिट सर्कल का हिस्सा बनना मुश्किल है। करण जौहर और बाकी स्टार वाइफ्स का फेक एडमायरिंग टोन देख के साफ समझ आता है कि गौरी के वैलिडेशन के बिना ये लोग अपनी पहचान खोने से डरते हैं। गौरी खान को एक डिजाइनर मानना मुश्किल है, खासकर जब काम का बड़ा हिस्सा उनकी टीम करती है। और जो डिजाइन खुद करती हैं वो या तो प्रैक्टिकल नहीं होते या बस ग्लैमरस दिखाने के लिए होते हैं। तो सवाल ये है, क्या गौरी खान डिजाइन्स वाकई डिजाइनिंग है या फिर सिर्फ एक पावरफुल नाम का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाने का तरीका।